जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन गौतम आप सभी के लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के स्पेशल बैच मिशन खाकी के लिए ज्योग्राफी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन या तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं या फिर उन क्वेश्चंस की आने की संभावना रहेगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो सभी लोग क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसे होती है? तो सभी बताइए कैसी होती है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा स्पाइरल। क्या होगा सही उत्तर दोस्तों इसका? स्पाइरल। ठीक है दोस्तों, अब समझिए कि स्पाइरल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आकाशगंगा की। तो आकाशगंगा जो है वो हमारी क्या है, एक गैलेक्सी है। हमारे ब्रह्मांड की क्या है, एक गैलेक्सी है। ठीक है दोस्तों, ये तो सभी लोगों को पता होगा कि आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड की एक गैलेक्सी है और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सियां मौजूद हैं। तो उन्हीं में से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाश गंगा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? आकाश गंगा। अब दोस्तों, ये आकाश गंगा का जो उल्लेख हुआ है या आकाश गंगा को जो नाम रखा गया है वो किस आधार पर रखा गया और किस किस भाषा में इसको किस नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा की तो दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में आकाशगंगा का जो उत्पत्ति दिखाई गई है वो एक क्षीर शब्द वो एक क्षीर शब्द से दिखाई गई है। इसका अर्थ होता है दूध। क्षीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दूध। क्योंकि आकाशगंगा को दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आकाशगंगा को दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, मतलब दूध का रास्ता। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? दूध का रास्ता। ऐसे ही जो गैलेक्सी शब्द है, हम यहाँ गैलेक्सी शब्द की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो ये गैलेक्सी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बताइए सभी दोस्त। देखिए मैं बताता हूँ, गैलेक्सी शब्द जो है वो मूल रूप से यूनानी भाषा के कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है? गाला। कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ दोस्तों? गाला। इन गैलेक्सी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये वो यूनानी भाषा के शब्द है गाला, वहां से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्या था दोस्तों? गाला शब्द का क्या होता है? क्षीर। और क्षीर को तो आप जानते ही होंगे कि क्षीर को क्या बोलते हैं हम? दूध। ठीक है दोस्तों, क्षीर को क्या बोलते हैं? दूध। तो गाला शब्द गैलेक्सी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो गाला शब्द से हुई है। गाला शब्द का अर्थ होता है क्षीर और क्षीर का अर्थ होता है दूध। ऐसे ही दोस्तों आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, फारसी भाषा में आकाशगंगा को क्या कहा गया है? फारसी भाषा में आकाशगंगा को कहा गया है रा ए सीरी, क्योंकि जो हमारा क्षीर शब्द था उसको फारसी भाषा में हम बोलते हैं सीर। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? सीर। यानी जो फारसी भाषा का शब्द था, सॉरी, यूनानी भाषा का शब्द था क्षीर, उसको हम फारसी भाषा में क्या बोलते हैं? सीर बोलते हैं। इसी आधार पर जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम फारसी भाषा में रखा गया। फारसी भाषा में इसको बोलते हैं आकाशगंगा को रहा ए सीरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे चीनी भाषा में क्या बोलते हैं? आकाशगंगा को चीनी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चांदी की नदी। ठीक है दोस्तों, आकाशगंगा को चीनी भाषा में क्या बोलते हैं? चांदी की नदी। अब दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा होगा कि इसको, आकाशगंगा को जो दिखाया गया है प्रत्येक भाषा में, कहीं ना कहीं इसको एक बहते हुए रूप में दिखाया गया है। किस रूप में दिखाया गया है? बहते रूप में। देखिए दोस्तों, आकाशगंगा जो है एक सर्पिल आकार की, ये देखिए दोस्तों किस तरह की, हम यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। आकाशगंगा जो होती है एक सर्पिल आकार की होती है, मतलब जो उसका ये हिस्सा होगा और ये जो पार्ट होगा ये बहुत पतला होगा, और ये जो पार्ट होगा इसका सेंटर पॉइंट जो होगा वो उभरा हुआ होगा। ठीक है, इसी को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में स्पाइरल बोलते हैं इस आकृति को। आकाशगंगा की यही आकृति होती है, ये गति करती रहती है, मतलब घूर्णन करती रहती है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन, मतलब एक अपने अक्ष पर ये क्या करती रहती है? घूर्णन करती रहती है। इसमें जो घूर्णन करने वाली स्थिति जो होती है, इसमें अरबों तारों का एक ये समूह होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो इसके चारों तरफ ये जो सेंटर आकाशगंगा के जो केंद्र होता है, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होता है? हमारा अरबों तारों का समूह होता है, जगह इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस सब में क्या होते हैं? तारे होते हैं। कहीं कहीं पर ये बताया भी गया है कि आकाशगंगा या एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं लगभग में, क्योंकि अलग अलग खगोलविद का अलग अलग कहना है। तो कुछ किताबों में जो दिया जाता है वह ये दिया जाता है कि एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं, और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी 100 अरब गैलेक्सियां। हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं? 100 अरब। ठीक है दोस्तों, और एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी दोस्तों? एंड्रोमेडा। ठीक है दोस्तों, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। चलिए दोस्तों, हम आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसके बारे में जानकारी भी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार और दोहरा देता हूँ मैं क्वेश्चन को। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। ठीक है दोस्तों, स्पाइरल, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों?
सर्पिल। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको सर्पिल बोलते हैं, इंग्लिश में स्पाइरल बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ भी रखा होगा। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था, या अगर आप थोड़े भी ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो सबसे पहले सौरमंडल के बारे में ही आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सौरमंडल से ही ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बुध। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बुध। बुध जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है 88 दिन में, 88 डेज। ठीक है दोस्तों, बुध जो है वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। ठीक दोस्तों, अब ये तो हो गई बुध के बारे में। ठीक है, अब ऐसे ही जब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि सूर्य का चक्कर लगाने के बाद, तो जब एक ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो और भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं। बुध हमारा लगाता है कितने दिनों में? 88 दिन में। अब दोस्तों चलो ये बुध के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसका ऑप्शन पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो 365 दिन। ठीक है, 365.25 365.25। ठीक है दोस्तों, ये इसको बोल सकते हैं 365 दिन 4 घंटे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पृथ्वी के बारे में। ये जो सूर्य का चक्कर लगाना होता है, इसको हम, इस जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया होती है, हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है दोस्तों? मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये तो सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। चलिए मैं इसको साफ करता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या, सूर्य और जो ग्रह होते हैं, जो मतलब बोल सकते हैं तारे और ग्रह जो होते हैं, तो इसमें जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया होती है उसको समझ लेते हैं। एक होता है हमारा घूर्णन, सॉरी, एक होता है हमारा घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, ये दो चाल होती हैं। घूर्णन क्या होता है? घूर्णन होता है दोस्तों कि एक पॉइंट के या अपने ही अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, इसको एक पॉइंट भी बोल सकते हैं या अपना अक्ष भी बोल सकते हैं। पॉइंट इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये पॉइंट परिक्रमण में भी हो सकता है, क्योंकि हम पॉइंट के चारों तरफ लगाएंगे, तो पॉइंट के चारों तरफ लगा रहे हैं तो पॉइंट उसमें सेंटर हो गया। ठीक है, और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो परिक्रमण हो गया। और घूर्णन क्या होता है? घूर्णन होता है दोस्तों अपने ही चारों तरफ को घूमना, मतलब अपने अक्ष के चारों तरफ को घूमना ही क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारा एक गोला है, या इसको बोल सकते हैं गेंद है। ठीक है दोस्तों, ये गेंद है, तो ये इस तरह से अपने ही अक्ष के चारों तरफ इस तरह से क्या चल रही है? गति कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से अपनी चाल चल रही है, तो ये क्या हो गया? अपने आप ही अपने अक्ष के पर घूमना, इसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। अब दोस्तों परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण होता है किसी दूसरे
मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, सूर्य है। सूर्य के, ये हमारा हो गया एक दूसरा बिंदु हो गया, ठीक। अब इसके सूर्य के चारों तरफ कोई दूसरा ग्रह, मान लेते हैं क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ। ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। मतलब किसी दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। और अपने ही अक्ष पर घूमते रहना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। दोस्तों यहाँ एक चीज और समझिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी घूर्णन भी करती है और परिक्रमण करती है। ऐसे ही सारे ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं तथा सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो घूर्णन, और आशा करता हूं कि आप सभी को घूर्णन और परिक्रमण के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक क्या बात हुई थी, पृथ्वी कितने दिन में 300 बुध 88 दिन, ठीक है। और पृथ्वी हमारे कितने दिन में, 365 दिन 4 घंटे, ठीक है दोस्तों। ऐसी हम बात करते हैं शनि की। तो दोस्तों बताइए, शनि कितने दिनों में चक्कर लगाता है सूर्य का। शनि लगाता है 10,759 दिनों में, ठीक है दोस्तों। तो शनि जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, 10,759 दिनों में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। प्रकाश की गति से, यानी कि जितनी गति से प्रकाश चंद्रमा पर जाता है उतनी ही गति से पृथ्वी से यदि हम चंद्रमा पर जाएंगे तो कितना समय हमें पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने में लगेगा। तो सीधी सी बात है, देखिए दोस्तों, जितना समय चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश के आने में लगेगा उतना ही समय हमें यहाँ से पृथ्वी से क्या लगेगा, प्रकाश की, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए, प्रकाश की गति से, यानी कि यहाँ जो ये गति है, मान लीजिए x गति है, तो उसी गति से अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो हमें कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बताइए कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, बताइए सभी लोग। देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है वो 1.3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है वो 1.3 सेकंड लगता है। तो अब यहाँ पर समझिए कि जब चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लग रहा है, तो उसी गति से जब हम जाएंगे पृथ्वी से चंद्रमा पर, तो हमें उतना ही समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना समय ये लगा इतना ही समय हमें या पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने में लगेगा, क्योंकि उसने प्रकाश की गति से ही हमें पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने के लिए बोला है। तो कितना समय लगेगा, 1.3 सेकंड ही समय हमें पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने में लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये तो बात हो गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, धरती से 1.3 सेकंड का समय, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि 1.3 सेकंड समय कैसे लगता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि चंद्रमा से जो पृथ्वी की दूरी है, जो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है दोस्तों? वो है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जो दूरी है वो हमारी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। और दूसरी चीज बताइए कि प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति कितनी है दोस्तों? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रकाश की गति कितनी है कि 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर तक उसकी गति है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने गणित में पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी डिवाइड बाई समय। अब हमें निकालना क्या, देखिए दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं। यहां हमने क्या देखा? चाल बराबर दूरी डिवाइड बाई समय। अब हमें निकालना है क्या? समय निकालना है, तो समय को हम चाल की जगह पर ले आएंगे, चाल को समय की जगह पर ले आएंगे, तो समय इज इक्वल क्या हुआ? दूरी डिवाइड बाई चाल। ठीक है दोस्तों, हमारी दूरी कितनी थी? 3,84,400। ठीक है दोस्तों, चाल कितनी थी? 3,00,000। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन में क्या आएगा? 1 देखिए यहाँ से 3/3 से इसको 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 को कट कर देंगे। अब 3 से 300 से 3000 से 3,844 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारी लगभग में जो वैल्यू आएगी वो 1.3 सेकेंड आएगी। ठीक है दोस्तों, क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर था और यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड था, तो सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, किलोमीटर बाई किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? समय बराबर हमारा कितना हुआ? समय जो इक्वल हुआ 1.3 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसकी चाल का समय का पता चलता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये बताइए कि सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो कितने समय में आता है? सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो कितने समय में आता है? बताइए दोस्तों। देखिए, वो आता है 8 मिनट 16 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है वो कितने टाइम में आता है? 8 मिनट 16 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को इन सवालों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है?
देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर गिर्द का मतलब पता ही होगा सभी लोगों को, मतलब उसके चारों तरफ, ठीक है, यानी सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, ठीक है। यानी कि इन चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र, इन चारों में से कौन सबसे अधिक समय लेगा सूर्य के परिक्रमा करने में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब देखिए क्या इसका उत्तर होगा, बताइए सभी लोग। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा अधिकतम समय लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बृहस्पति। अब देख दो दोस्तों, मैंने अभी कुछ ही समय पहले आपको एक बताया था कि इनमें जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे पहले तो ये समझिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य का जो चक्कर लगाएगा वो सबसे अधिक समय में लगाता है। कितने दिनों में लगाता है दोस्तों, ये लगाता है 4300 4380 दिनों में, ठीक है दोस्तों। तो बृहस्पति जो होता है वो सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 4380 दिनों में लगाता है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी के बारे में अभी कुछ ही समय पहले आपको बताया था, कितने दिनों में लगाता है। पृथ्वी सूर्य का पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो कितने समय में लगाती है, 365 दिन, ठीक है। अब बात करते हैं हम मंगल, ठीक है दोस्तों। तो मंगल ग्रह जो है वो सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो कितने दिनों में लगाते हैं, वो लगाता है 687 दिनों में। कितने दिनों में लगाता है दोस्तों, 687 दिनों में। अब बात करते हैं हम शुक्र के बारे में। शुक्र कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, 224 दिनों में, ठीक है दोस्तों। शुक्र कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गए चारों ऑप्शंस, ठीक। बृहस्पति, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई समस्या है आपको किसी भी क्वेश्चन से संबंधित, तो आप कमेंट में अपने सुझाव दें, अपनी समस्या बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण चित्र, सॉरी ये क्षेत्र नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। ये चित्र है, ठीक है दोस्तों, इसको क्षेत्र को सही कर लीजिएगा। ये क्या है, छिद्र है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन है एच.जे. भाभा, तीसरा ऑप्शन है एस चंद्रशेखर और चौथा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। चलिए देखिए, इसका सही उत्तर होगा एस चंद्रशेखर, ठीक है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा, एस चंद्रशेखर। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत होता क्या है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत होता क्या है, देखिए दोस्तों। कृष्ण छिद्र सिद्धांत जो होता है ये हमारा जो तारों का, देखिए दोस्तों, जो हमारे
बड़े तारे होते हैं, याद है दोस्तों, जो हमारे बड़े तारे होते हैं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है, तो जो हमारे बड़े तारे होते हैं उनका जब पूरा का पूरा ईंधन नष्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम से जो उत्पन्न गैस होती हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनका जो पूरा का पूरा ईंधन जब नष्ट हो जाता है तो उनमें एक विस्फोट हो जाता है। जब वो सिकुड़ने लगते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोट होता है तो उस विस्फोट को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उस विस्फोट को क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो वो तारे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है तो उसके बाद जब उनमें ऊर्जा एकत्रित होती है तो जो उन जो छोटे छोटे टुकड़ों को जो हमारा एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग उन्हें क्या कर लेता है, एक उनमें एक सिकुड़न पैदा कर देता है, ठीक है दोस्तों, उनमें क्या कर देता है, सिकुड़न पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। और जब बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उनमें क्या होने लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक बढ़ने लगता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक बढ़ने लगता है तो उस समय पर उनके अंदर जो भी वस्तु, ठीक है दोस्तों, जो भी वस्तु, पिंड या कुछ भी जाएगा वो वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि उसका जो पलायन वेग होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है दोस्तों, चाहे उसमें प्रकाश ही क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों, चाहे उसमें प्रकाश ही क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों, प्रकाश भी कृष्ण छिद्र सिद्धांत से वापस नहीं आता है, इसीलिए इसको कृष्ण यानी कि काला छेद, ठीक है, काला छेद या छिद्र, ठीक है दोस्तों, कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, छिद्र का मतलब होता है छेद या छिद्र, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कृष्ण छिद्र यानी काला छेद बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रकाश भी परावर्तित नहीं हो पाता है, ठीक है ना दोस्तों, इसमें प्रकाश जाकर भी क्या हो जाता है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके पेपर में आने वाला होगा या उनके पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना होगी। तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई क्लास लेकर, नए क्वेश्चंस लेकर, ठीक है दोस्तों, चलिए विदा लेते हैं, जय हिंद।